जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की या कह लीजिए एक ऐसे छात्र की जो किसी ऑक्टोपस की तरह बर्ताव कर रहा है। अच्छा, ऑक्टोपस मतलब जिसके 8 हाथ हों। हाँ बिल्कुल, जिसके 8 हाथ हैं। एक हाथ में इतिहास की मोटी सी किताब है, दूसरे हाथ में गणित का आधा अधूरा असाइनमेंट फंसा है, और तीसरे हाथ से पक्का वो अपने दोस्तों को टेक्स्ट कर रहा होगा। एकदम सही पकड़ा। वो टेक्स्ट कर रहा है कि भाई कल का सिलेबस क्या है, और चौथे हाथ से पिज्जा का टुकड़ा खा रहा है। मतलब बाकी हाथों से वो बस भविष्य की चिंताओं और करियर के तनाव को थामने की कोशिश कर रहा है। और देखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत काम कर रहा है ना? हाँ, ऐसा लगता है कि वो तो बस सफलता की एक चलती फिरती मशीन है। लेकिन बाहर से देखने पर वो कितना भी व्यस्त और बहुत मेहनती क्यों ना लगे, हमारे समाज में अक्सर इस 8 हाथों वाले मॉडल को ही काम करने का आदर्श तरीका मान लिया जाता है। बिल्कुल। हमें लगता है कि जो इंसान जितना ज्यादा अस्त व्यस्त है, जिसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है ना, वो पक्का अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कर रहा है। पर असलियत कुछ और ही होती है। तो द डीप डाइव के इस नए और रोमांचक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी ऑक्टोपस वाले भ्रम की परतें खोलने वाले हैं। बिल्कुल खोलेंगे। आज की हमारी चर्चा का मुख्य आधार मशहूर यूट्यूब चैनल द बुक पल्स का एक बेहद विस्तृत और बहुत ही शानदार वीडियो है, जो प्रोडक्टिविटी और सफलता के असली विज्ञान को डिकोड करता है। और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही खास है। हाँ, आज हम इन इनसाइट्स को लेकर उन्हें सीधे तौर पर छात्रों की दिनचर्या और उनके स्टडी रूटीन के साथ जोड़ने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ करने की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर फोकस करने से क्या होता है। इससे न केवल उनका समय बचता है, बल्कि जो उनकी लर्निंग रिटेंशन है, मतलब याद रखने की जो क्षमता है, उसमें भी एक जादुई सुधार होता है। सही कहा। तो ये जो ऑक्टोपस वाला उदाहरण था ना, ये बहुत सटीक है, क्योंकि वो छात्र असल में कहीं नहीं पहुंच रहा है। वो बस अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमते हुए अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। हाँ, और उस वीडियो में सफलता को देखने का जो नया नजरिया पेश किया गया है वो द डोमिनोज इफेक्ट से शुरू होता है। द डोमिनोज इफेक्ट मतलब वो जो हम एक लाइन से छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाते हैं। बिल्कुल वही। और ये इफेक्ट पूरी तरह से भौतिक विज्ञान पर आधारित है। 1983 में लॉरेन व्हाइटहेड नाम के एक शोधकर्ता ने यह साबित किया था कि जब एक डोमिनोज गिरता है तो वो सिर्फ अपने बराबर के डोमिनोज को ही नहीं गिराता। अच्छा, तो वो और क्या करता है? उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है कि वो अपने से 50% बड़े डोमिनोज को भी आसानी से गिरा सकता है। रुको, इसका मतलब है कि हर अगला डोमिनोज पिछले वाले से 1.5 गुना बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 1.5 गुना बड़ा। अगर हम इस क्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं, तो ये कहाँ तक जाएगा? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, जहां आप महज 2 इंच के एक छोटे से डोमिनोज से शुरुआत करते हैं। सिर्फ 2 इंच? हाँ, सिर्फ 2 इंच। तो 18वें डोमिनोज तक पहुंचते पहुंचते वो आकार पीसा की झुकी हुई मीनार जितना बड़ा हो जाएगा। अरे वाह! और अगर हम 57वें डोमिनोज तक जाएं, तो क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो कितना बड़ा होगा? कोई बड़ी इमारत, बुर्ज खलीफा शायद? नहीं, वो धरती से लेकर चांद तक की दूरी को छू लेगा। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब एक 2 इंच के टुकड़े से चांद तक का सफर। बिल्कुल। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही झटके में सब कुछ एक साथ करने से मिल जाती है। हाँ, मतलब रातों रात कुछ नहीं होता। सही बात है। सफलता हमेशा क्रमिक रूप से मिलती है, एक के बाद एक सही काम करने से। वो काइनेटिक एनर्जी एक छोटे कदम से बननी शुरू होती है और फिर वो विशाल रूप ले लेती है। तो इसका मतलब हमें बस वो पहला कदम खोजना है। हाँ, और यहीं पर द फोकस इन क्वेश्चन, यानी ध्यान केंद्रित करने वाले सवाल का जन्म होता है। सवाल ये है कि मैं ऐसी कौन सी एक चीज कर सकता हूँ जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाए या उसकी जरूरत ही ना रहे। अगर हम इसे छात्रों के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए अपना लीड डोमिनोज खोजने जैसा है। बिल्कुल सही। मतलब मान लीजिए गणित का कोई एक मूल सिद्धांत है, जैसे अलजेब्रा के बेसिक्स हो गए या कैलकुलस का कोई फाउंडेशन फॉर्मूला हो गया। हाँ, अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो सब आसान हो जाता है। वही तो, अगर कोई छात्र सिर्फ उस एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ ले तो आगे के 10 अध्याय अपने आप आसान हो जाते हैं। मुझे ये सब बोलिंग के खेल जैसा लगता है। बोलिंग? वो कैसे? देखिए, बोलिंग करते समय कोई भी समझदार खिलाड़ी कंकड़ मारकर सभी पिन्स को एक साथ गिराने की कोशिश नहीं करता है ना? हाँ, वो तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल, वो बस एक सही पिन को एक सही स्ट्राइक एंगल पर हिट करता है। अगर वो पहली पिन सही से हिट हो गई तो
तो बाकी की सभी पिन्स को खुद ब खुद गिर जाती हैं। क्या शानदार एनालॉजी है। हमें बस वो पहली पिन खोजनी है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी बाधा भी आती है। कैसी बाधा? ये बात सुनने में बहुत तार्किक लगती है कि हम एक सही चीज पर फोकस करना चाहिए, लेकिन हम असल जिंदगी में ऐसा करते क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं। हाँ, और इसका मुख्य कारण वो झूठ हैं जो हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं। सबसे पहला झूठ तो यह है कि सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है। ओह हाँ, हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट में 25 काम लिख लेते हैं। बिल्कुल, 25 काम, और सब पर टिक लगाना होता है। उस लिस्ट में इतिहास का निबंध भी होता है, कमरे की सफाई भी होती है और किसी दोस्त को ईमेल करना भी होता है, और हम सोचते हैं कि ये सभी काम बराबर अहमियत रखते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक आम टू डू लिस्ट असल में सिर्फ उन कामों की एक कच्ची सूची होती है जो हमें लगता है कि हमें करने हैं। उसमें सफलता का कोई इरादा या कोई दिशा नहीं होती। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आपने 80-20 नियम या पेरेटो सिद्धांत के बारे में सुना है, तो वो कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% प्रयासों से आते हैं। हाँ, ये तो काफी मशहूर सिद्धांत है। लेकिन उस YouTube वीडियो में एक कदम आगे जाकर बात की गई है। हमें इस नियम को इसकी चरम सीमा तक ले जाना चाहिए। चरम सीमा तक? मतलब अपनी टू डू लिस्ट को छानकर एक सक्सेस लिस्ट में बदलना चाहिए। यानी उन 20% कामों का भी 20% निकालिए और उसका भी 20% निकालते जाइए। जब तक कि सिर्फ वो एक सबसे जरूरी काम न बच जाए। बिल्कुल, जब तक सिर्फ वो एक काम न बचे जो सबसे ज्यादा असरदार है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं एक छात्र की तरफ से सवाल उठाना चाहूंगी। जब सिलेबस पहाड़ जैसा हो, 3 दिन बाद बोर्ड की परीक्षा हो और उसी दौरान एक प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट करनी हो। हाँ, ये तो हर छात्र की कहानी है। तो ऐसे में क्या ये छात्रों की मजबूरी नहीं हो जाती कि वे एक साथ कई विषय पढ़ें? हम अक्सर देखते हैं कि छात्र पढ़ते समय दोस्तों से नोट्स पर चैट भी कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में कोई वीडियो भी चल रहा होता है। मल्टीटास्किंग तो आज के दौर की जरूरत लगती है। ये जरूरत या मजबूरी लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मल्टीटास्किंग एक विनाशकारी रणनीति है। विनाशकारी? इतना कड़ा शब्द? हाँ, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लिफर्ड नैस का एक बहुत ही मशहूर अध्ययन है इसके ऊपर। नैस खुद को एक खराब मल्टीटास्कर मानते थे और उन्हें लगता था कि जो लोग लगातार कई स्क्रीन्स पर काम करते हैं ना, उनके दिमाग में शायद कोई जादुई क्षमता विकसित हो गई होगी। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे हेवी मल्टीटास्कर्स का परीक्षण किया? बिल्कुल, उन्होंने उन लोगों पर रिसर्च की जो हर वक्त मल्टीटास्किंग करते हैं। और नतीजे क्या निकले? कुछ जादुई क्षमता मिली क्या? नतीजे बिल्कुल उल्टे थे। उन्होंने पाया कि जो लोग सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं वे असल में हर चीज में खराब होते हैं। अरे बाप रे! वे अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर ही नहीं कर पाते। मतलब हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर के डुअल कोर प्रोसेसर की तरह समानांतर रूप से 2 जटिल काम नहीं कर सकता। तो जब हम पढ़ते पढ़ते फोन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? जब आप पढ़ाई करते हुए टेक्स्ट का जवाब देते हैं तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, आप टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। टास्क स्विचिंग मतलब दिमाग एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है। हाँ, और इस कूद फान की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जिसे टास्क स्विचिंग पेनल्टी कहते हैं। अच्छा, ये पेनल्टी कैसे काम करती है? जरा सोचिए, जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक व्हाइट बोर्ड की तरह इतिहास के नियमों और तथ्यों से भरा हुआ है। ठीक है। अब जैसे ही आप फोन उठाकर एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं, दिमाग को उस व्हाइट बोर्ड को पूरी तरह मिटाना पड़ता है, मैसेज टाइप करने के नियम लिखने पड़ते हैं और फिर वापस इतिहास पर आने के लिए उसे फिर से मिटाकर पुरानी जानकारी लोड करनी पड़ती है। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया में आपकी 28% ऊर्जा और समय सिर्फ स्विच करने में बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब है कि जो छात्र सोच रहा है कि वो 4 घंटे से लगातार पढ़ रहा है, अगर वो हर 15 मिनट में फोन चेक कर रहा है तो उसने असल में बहुत कम पढ़ाई की है। हाँ, उसने अपनी ऊर्जा बस फालतू में जला दी है। और इससे भी बुरा ये होता है कि इसका सीधा असर हमारी लर्निंग रिटेंशन यानी याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। ओहो, इसीलिए हम परीक्षा में सब भूल जाते हैं। बिल्कुल, जब हम बार बार ध्यान भटकाते हैं तो दिमाग के पास उस जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोड करने का समय ही नहीं बचता। इसीलिए छात्र अक्सर कहते हैं कि मैंने रात भर पढ़ाई की थी लेकिन परीक्षा में सब भूल गया। भूलने की बीमारी का असली कारण कमजोर दिमाग नहीं, बल्कि ये टास्क स्विचिंग है। एक बार में एक काम करना कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक जैविक आवश्यकता है। ये सच में आंखें खोलने वाला है, लेकिन एक व्यवहारिक समस्या अभी भी है। वो क्या? मान लिया कि मुझे टास्क स्विचिंग नहीं करनी है,
मुझे एक समय में एक ही सबसे जरूरी विषय पढ़ना है, लेकिन उस एक विषय पर टिके रहने के लिए, बिना फोन देखे घंटों पढ़ते रहने के लिए जो भारी भरकम इच्छा शक्ति या विल पावर चाहिए, वो कहाँ से आएगी? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब आधे घंटे में ही ऐसा लगता है कि दिमाग सुन्न हो गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम इच्छा शक्ति को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। हमें लगता है कि विल पावर हमारे अंदर का कोई असीमित स्रोत है जिसे हम जब चाहें आवाज देकर बुला सकते हैं। हाँ, हम फिल्मों में तो यही देखते हैं कि बस ठान लिया तो हो गया। लेकिन असलियत में इच्छा शक्ति आपके स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। बैटरी? हाँ, बैटरी। सुबह जब आप उठते हैं तो ये बैटरी फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर में आप जितने भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो ये तय करना हो कि नाश्ते में क्या खाना है या कौन सा असाइनमेंट पहले करना है, एकदम सही, हर छोटे बड़े निर्णय के साथ ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस बारे में मैंने इजराइल के पैरोल जजों वाले उस अध्ययन के बारे में सुना है। वो इस डिसीजन फिटीक या निर्णय लेने की थकान को बहुत ही खौफनाक तरीके से साबित करता है। बिल्कुल, वो अध्ययन दिखाता है कि कैसे थकावट हमारे सबसे अहम फैसलों को पूरी तरह बदल देती है। तो उसमें क्या हुआ था? शोधकर्ताओं ने पाया कि सुबह के समय या ब्रेक के ठीक बाद जब जजों की इच्छा शक्ति की बैटरी फुल होती थी, तो कैदियों को पैरोल मिलने की संभावना लगभग 65% तक होती थी। क्योंकि तब उनके पास हर केस की बारीकियों को समझने की ऊर्जा होती थी, है ना? बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता, शाम के 3 या 4 बजते वे जज इतने थक जाते थे कि पैरोल मिलने की संभावना गिरकर लगभग 0 हो जाती थी। ऐसा क्यों? क्या वे शाम तक क्रूर हो जाते थे? नहीं, वे क्रूर नहीं होते थे, वे बस ऊर्जा से खाली हो जाते थे। हमारा दिमाग शरीर के कुल द्रव्यमान का सिर्फ 1/50वां हिस्सा है, लेकिन ये शरीर की 20% कैलोरी खर्च करता है। ओह, तो दिमाग बहुत ऊर्जा खाता है। हाँ, जब ग्लूकोज का स्तर गिरता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह थक जाता है, तो दिमाग सबसे सुरक्षित और आसान रास्ता चुनता है। और एक जज के लिए सबसे आसान डिफॉल्ट रास्ता क्या है? फाइल बंद करना और पेरोल को ना कह देना। इसमें कोई दिमागी मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल सही। यह छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। जो छात्र रात 3 बजे तक जागकर रट्टा मारने या क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं, वे असल में एक थके हुए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ, उनकी ऊर्जा निचोड़ चुकी है और उनका दिमाग हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को ना कह रहा है। इसीलिए सबसे मुश्किल विषय या वो अध्याय जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, उसे सुबह सबसे पहले पढ़ना चाहिए, जब बैटरी फुल हो। आपको 24 घंटे अनुशासित रहने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक आदत बनाने के लिए चुनिंदा समय तक अनुशासित रहना है। ये इतनी काम की बातें हैं कि अगर कोई इसे अपनी शैक्षणिक जिंदगी में उतारे तो सच में चमत्कार हो सकता है। यहाँ एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारी ये बेहतरीन चर्चा और द बुक पल्स के सौजन्य से मिली ये इनसाइट्स पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी गहरी और जीवन बदलने वाली इनसाइट्स लाते रहेंगे। और जब हम आदत बनाने की बात करते हैं ना, तो उस वीडियो में लंदन यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध का हवाला दिया गया है, जो एक और पुराने भ्रम को तोड़ता है। कौन सा भ्रम? सदियों से हमें ये रटाया गया है कि कोई भी नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो 21 दिन का चैलेंज बहुत मशहूर है। लेकिन न्यूरोलॉजी और विज्ञान कहता है कि ये सच नहीं है। एक नई आदत को हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे में पूरी तरह से दर्ज होने और ऑटोमेटिक बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, ये तो बहुत ज्यादा है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि दिमाग प्रतिरोध करता है, लेकिन 66 दिनों के बाद वो काम आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। 66 दिन सुनकर किसी को भी निराशा हो सकती है कि भाई ये तो बहुत लंबा समय है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये हमें यथार्थवादी बनाता है। कैसे? ये हमें बताता है कि अनुशासन की दौड़ कोई मैराथन नहीं है जहां आपको जिंदगी भर संघर्ष करना है। ये एक छोटी स्प्रिंट है। बिल्कुल सही। आपको बस 66 दिनों तक अपनी इच्छा शक्ति की बैटरी का सही इस्तेमाल करना है। फिर वो आदत, चाहे वो सुबह उठकर 2 घंटे गणित पढ़ने की हो, खुद आपका काम आसान कर देगी। अब चूंकि हमने ये मान लिया है कि इच्छा शक्ति सीमित है और किसी भी काम की आदत बनने में समय लगता है, तो हमें अपने दिन का डिजाइन या शेड्यूल इस तरह बनाना होगा कि हमारी ऊर्जा का सबसे बेहतरीन उपयोग उस एक सबसे जरूरी काम पर हो सके। और यहीं पर टाइम ब्लॉकिंग की शक्तिशाली रणनीति सामने आती है। जी हाँ, टाइम ब्लॉकिंग। मुझे याद है इसमें मशहूर लेखक स्टीफन किंग का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। वो अपने दिन के पहले 4 घंटे केवल और केवल नए लेखन के लिए ब्लॉक रखते हैं। उस दौरान कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई दूसरी किताब की एडिटिंग नहीं।
ये मेकर बनाम मैनेजर शेड्यूल का एक जीता जागता उदाहरण है। पॉल ग्राहम ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये मेकर और मैनेजर शेड्यूल क्या है? जो लोग कुछ नया बनाते हैं, चाहे वो कोई कोडर हो, कोई लेखक हो या कोई छात्र जो कोई नया और मुश्किल विषय सीख रहा हो, उन्हें अपने दिन में कम से कम आधे दिन का मेकर शेड्यूल चाहिए होता है। मतलब एक लंबा समय जहां वो सिर्फ फोकस कर सके। हाँ, ये वो समय है जहां बिना किसी रुकावट के गहराई से काम होता है। इसके विपरीत मैनेजर शेड्यूल होता है, जो घंटे दर घंटे बटा होता है। अच्छा, जैसे छोटे छोटे काम। हाँ, इसमें मीटिंग्स, ईमेल का जवाब देना या छोटे मोटे असाइनमेंट करना शामिल होता है। तो अगर हम इसे एक आदर्श छात्र की दिनचर्या में ढालें, तो दिन के पहले हिस्से में यानी सुबह 4 घंटे का मेकर शेड्यूल होना चाहिए। बिल्कुल। इस ब्लॉक में फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए, इंटरनेट बंद होना चाहिए और सिर्फ उस सबसे महत्वपूर्ण और कठिन विषय की पढ़ाई होनी चाहिए जो उस छात्र का लीड डोमिनोज है। और फिर दोपहर या शाम का समय मैनेजर शेड्यूल हो सकता है। हाँ, जिसमें छोटे असाइनमेंट्स बनाना, दोस्तों से नोट्स लेना, ईमेल चेक करना या आसान विषय पढ़ना शामिल हो। ये एक बहुत ही व्यावहारिक रूपरेखा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, सिर्फ कैलेंडर पर टाइम ब्लॉक बना लेना ही काफी नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? उस ब्लॉक को बचा कर रखना सबसे मुश्किल काम है। वीडियो इसे ब्लॉक की रक्षा करना, या मैं कहूँ तो अपने समय को एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित करना कहता है। और यहीं पर छात्रों की सबसे बड़ी उलझन आती है। वो कैसे? असाइनमेंट कर लिया क्या? मुझे भेज दे। हाँ, ये तो अक्सर होता है। या घर वाले अचानक कोई छोटा मोटा काम बता देते हैं कि जरा बाजार से सब्जी ले आओ। ऐसे में उस टाइम ब्लॉक को कैसे बचाया जाए? क्या वो छात्र सबसे झगड़ा कर ले? नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने वातावरण को नियंत्रित करना सीखना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है बंकर बनाना, यानी एक ऐसी जगह ढूंढना जहां कोई आपको परेशान ना करे। अगर आपके पास अपना कमरा है तो दरवाजा बंद कर लें। अगर कमरा शेयर करते हैं तो लाइब्रेरी चले जाएं। और दूसरा तरीका है माइंड्स हटाना, यानी हर वो चीज को दूर कर दें जो ध्यान भटका सकती है। अपना फोन स्विच ऑफ करके दराज में डाल दें। इसमें एक और बहुत दिलचस्प तरीका है 3 फुट रूल, यानी 3 फीट का नियम। हाँ, वो भी बहुत असरदार है। आपके काम करने की मेज के 3 फीट के दायरे में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके मुख्य काम से जुड़ी ना हो। बिल्कुल सही। अगर कोई कॉमिक बुक या वीडियो गेम का कंट्रोलर वहाँ रखा है तो वो आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी को धीरे धीरे चूसता रहेगा। और इन सबसे ऊपर है ना कहने की कला सीखना। ना कहना बहुत मुश्किल होता है पर बहुत जरूरी है। आपको पता है, स्टीव जॉब्स ने एप्पल में अपनी वापसी के बाद 340 उत्पादों को ना कहा था। 340? बाप रे। हाँ, उन्होंने उन सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया ताकि वे सिर्फ कुछ गिने चुने बेहतरीन उत्पादों पर अपनी पूरी टीम का फोकस लगा सके। एक हाँ की रक्षा करने के लिए आपको 1000 बार ना कहना पड़ सकता है। मतलब छात्रों को अपने दोस्तों, सोशल मीडिया और उन अनावश्यक गतिविधियों को ना कहना सीखना ही होगा, ताकि वे अपने भविष्य और अपनी पढ़ाई को हाँ कह सकें। एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। 4 घंटे लगातार फोकस करना कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। इसलिए ऊर्जा का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। अगर छात्र जंक फूड खा रहा है, रात भर वीडियो गेम्स खेल रहा है और सिर्फ 4 घंटे सो रहा है, तो कोई टाइम ब्लॉकिंग काम नहीं करेगी। नहीं, फिर तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ध्यान करना, एक पौष्टिक नाश्ता लेना, दिन भर में थोड़ी शारीरिक गतिविधि करना और सबसे जरूरी पूरी 8 घंटे की नींद लेना। थका हुआ और ऊर्जा से खाली दिमाग कभी भी मेकर शेड्यूल में अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा पेच है। कैसा पेच? ये सारा अनुशासन, ये 66 दिन की आदत, ये बंकर बनाना और टाइम ब्लॉक करना, ये सब कुछ एक समय के बाद बहुत खोखला और बोझिल लगने लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? अगर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और व्यक्तिगत कारण न हो। चर्चा अब उस स्तर पर पहुंचती है जहां हम एक उद्देश्यपूर्ण या पर्पसफुल माइंडसेट की बात करते हैं। हाँ, अक्सर हम उत्पादकता को एक मशीन की तरह देखते हैं, जैसे बस ज्यादा से ज्यादा काम करना ही सब कुछ है। मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। उत्पादकता को आप एक कार के इंजन की तरह समझ सकती हैं। जो काम आप हर दिन कर रही हैं,
जो आपकी टू डू लिस्ट है वो कार के पहिए हैं जो तेजी से घूम रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो चीज इस पूरी गाड़ी को दिशा देती है और उसे आगे बढ़ाती है वो है उस कार का ट्रांसमिशन, यानी आपका उद्देश्य या पर्पस। अच्छा, मतलब अगर गाड़ी न्यूट्रल में है तो? हाँ, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल गियर में है तो आप इंजन को कितनी भी रेस दे दें, कितने भी घंटे पढ़ाई कर लें, पहिए अपनी जगह पर ही घूमते रहेंगे और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। यानी बिना एक स्पष्ट उद्देश्य के सारा संघर्ष बेकार है। बिल्कुल। हमें ई यानी एंटरप्रेन्योरियल या स्वाभाविक माइंडसेट से पी यानी पर्पसफुल या उद्देश्यपूर्ण माइंडसेट की ओर छलांग लगानी होगी। ये स्वाभाविक माइंडसेट क्या होता है? स्वाभाविक माइंडसेट वो होता है जब हम किसी काम को अपनी प्राकृतिक क्षमता के भरोसे करते हैं। हम मेहनत करते हैं और एक स्तर तक हम सफल भी होते हैं, लेकिन फिर एक बिंदु आता है जहां हम अटक जाते हैं। अच्छा, जहां आगे कोई ग्रोथ नहीं होती। हाँ, इसे ओके प्लेटो कहा जाता है, जहां हमारा प्रदर्शन बस ठीक ठाक होकर रुक जाता है और हमें समझ नहीं आता कि अब आगे कैसे बढ़ें। इस ओके प्लेटो को समझने के लिए मैं टाइपिंग की एक एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगी। हाँ, वो बहुत अच्छी एनालॉजी है। ये ऐसा है जैसे हम रोज कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। कुछ महीनों में हमारी स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। अब हम सोचते हैं कि बस रोज ऐसे ही टाइप करते रहने से स्पीड अपने आप 80 शब्द प्रति मिनट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। हम उस 40 की स्पीड पर अटक जाते हैं, बिना उद्देश्यपूर्ण अभ्यास के, बिना अपनी उंगलियों की प्लेसमेंट सुधारे या कोई नई तकनीक सीखे हम कभी 80 शब्द प्रति मिनट तक नहीं पहुंच सकते। और यही बात पढ़ाई पर भी 100% लागू होती है। कैसे? अगर कोई छात्र किसी विषय में एक स्तर पर आकर अटक गया है, उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ और ज्यादा घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसे उद्देश्यपूर्ण होना पड़ेगा। उसे ये खोजना होगा कि कमी कहाँ है ना? हाँ, हो सकता है उसे पढ़ने का अपना पूरा तरीका बदलना पड़े, किसी नए ट्यूटर से मदद लेनी पड़े या कोई नई किताब पढ़नी पड़े। प्राकृतिक क्षमता की एक सीमा होती है, उसे तोड़ने के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रयास चाहिए। लेकिन ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? इतनी बार हारने के बाद भी नए तरीके खोजने की हिम्मत कहाँ से आएगी? इसका जवाब एक स्पष्ट क्यों में छिपा है। आपका वाई क्या है? हाँ, पढ़ाई केवल ग्रेड्स लाने या माता पिता को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये किसी बड़े उद्देश्य से जुड़नी चाहिए। इस संदर्भ में उस वीडियो में ब्रॉनी वेयर की एक बहुत ही मार्मिक और मशहूर किताब का जिक्र किया गया है। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही इमोशनल है। ब्रॉनी वेयर एक पैलिएटिव केयर नर्स थी जो उन लोगों की देखभाल करती थीं जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे। उन्होंने मरते हुए लोगों के सबसे बड़े पछतावे दर्ज किए। और क्या आप जानती हैं उनमें सबसे बड़ा पछतावा क्या था? हाँ, वो था, काश मुझमें वो जीवन जीने का साहस होता जो मेरे लिए सच्चा था, न कि वो जो दूसरों ने मुझसे उम्मीद की थी। ये बहुत गहरी और झकझोर देने वाली बात है। बिल्कुल। अगर किसी छात्र का अपनी पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ समाज का दबाव है, तो वो सुबह उठकर 4 घंटे का टाइम ब्लॉक एक सजा की तरह महसूस करेगा। उसे हर दिन एक बोझ लगेगा। लेकिन अगर वो उद्देश्य उसके भीतर से आ रहा है, अगर वो जानता है कि ये पढ़ाई उसे उसके सपनों की जिंदगी की ओर ले जाएगी, तो वही 4 घंटे का टाइम ब्लॉक उसके लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाएगा। यहाँ मुझे पिता और पुत्र की उस पजल वाली कहानी की याद आ रही है। अरे हाँ, वो कहानी बहुत प्रेरणादायक है। एक पिता अपने छोटे बेटे को व्यस्त रखने के लिए एक मैगजीन से दुनिया के नक्शे वाला पन्ना फाड़ता है, उसके कई टुकड़े करता है और बेटे को उसे जोड़ने को दे देता है। पिता सोचता है कि बेटे को इसे जोड़ने में घंटों लग जाएंगे। हाँ, लेकिन बेटा कुछ ही मिनटों में उसे पूरा जोड़कर ले आता है। तो पिता हैरान रह जाता होगा। बिल्कुल। जब हैरान होकर पिता पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी दुनिया का नक्शा कैसे जोड़ लिया, तो बेटा जवाब देता है, पन्ने के पीछे एक आदमी की तस्वीर बनी थी, मैंने बस उस आदमी को सही किया और दुनिया खुद ब खुद सही हो गई। क्या बात है। सफलता असल में अंदर से शुरू होती है। अगर आप खुद को सही कर लें, अपनी प्राथमिकताओं को सुलझा लें, अपने भीतर के उद्देश्य को पहचान लें, तो आपकी बाहरी दुनिया, आपकी शैक्षणिक सफलता, आपके ग्रेड्स, सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो इसका सार क्या निकलता है? सार ये है कि अपने आसपास के शोर को कम कीजिए। बिल्कुल। मल्टीटास्किंग और सब कुछ एक साथ करने के उस खतरनाक झूठ को पहचानिए और उसका मोह छोड़िए। अपनी पढ़ाई का, अपने लक्ष्यों का वो पहला डोमिनोज खोजिए, वो एक विषय, वो एक मूल सिद्धांत जो बाकी सभी चीजों को आसान बना दे। और अपनी सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई के लिए
अपनी ऊर्जा के शिखर पर यानी सुबह के समय अपने 4 घंटे ब्लॉक कीजिए और एक किले की तरह उस समय की रक्षा कीजिए। याद रखिए, सफलता की कुंजी एक साथ सब कुछ करने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सिर्फ एक सही चीज करने में है। असीमित इच्छा शक्ति के भ्रम से बाहर निकलिए। अपनी ऊर्जा को समझिए और उस एक आदत को बनाने में अपने 66 दिन लगाइए जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ये उस 8 हाथों वाले ऑक्टोपस के भ्रम से पूरी तरह बाहर आने का असली रास्ता है। बिल्कुल। अब किसी को भी 8 हाथों की जरूरत नहीं है, बल्कि एक लेजर बीम जैसे तेज फोकस की जरूरत है जो सीधे उस सही बॉलिंग पिन पर जाकर लगे। तो इस शानदार चर्चा को खत्म करते हुए हम श्रोताओं के सामने एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? जरा सोचिए, क्या शैक्षणिक सफलता या जिंदगी की कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल न कर पाने का असली कारण हमारी बुद्धि की कमी है? क्या ये समय की कमी है? मुझे तो नहीं लगता। या फिर इसका असली कारण ये है कि हम उन चीजों को बहुत सफलतापूर्वक और परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं जिनका वास्तव में हमारे मुख्य लक्ष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सच में बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को हर सुबह उठ के खुद से पूछना चाहिए कि आज हमारी वो एक चीज क्या है, वो एक काम जो हमें बाकी सभी उलझनों से आजाद कर सकता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव सफर को यहीं विराम देते हैं। इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।